बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन हमेशा से एक मसला रहा है। FBR की कारकर्दगी को कैसे बढ़ाया जाए। हुकूमत बहुत सारे लोगों को FBR का हेड बनाकर लाई, लेकिन फिर वो लोग वहाँ पर ज़्यादा अरसे तक टिके नहीं। क्या मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं, FBR का निज़ाम कैसे बेहतर होगा, टैक्स बेस कैसे बढ़ेगा, नए लोग टैक्स नेट में कैसे आएंगे, ये तमाम चैलेंजेस हुकूमत के सामने हैं। दूसरी जानब हुकूमत अपने टारगेट्स जो सेट करती है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये बड़े एम्बिशियस टारगेट्स हैं, और पाकिस्तान में ज़ाहिर है रज़ाकाराना तौर पर तो टैक्स देने का रवाज नहीं है, और जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। आम आदमी के ऊपर टैक्सेस का बोझ कैसे कम किया जाएगा, और आम आदमी को फ़ायदा क्या हो सकता है, कैसे अट्रैक्ट करेंगे आप उन लोगों को जो टैक्स बेस में नहीं है। फिर टैक्स एग्जाम्पशंस का एक बहुत पुराना दरीना मसला है, क्या मौजूदा हुकूमत उसको हल कर सकती है या नहीं। ये तमाम सवालात हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, जिस स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है, डॉक्टर वकार मसूद ख़ान साहब को, मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू हैं, और डॉक्टर साहब माजी में सेक्रेटरी ख़जाना भी रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आपके जहन में जो सवाल हैं आम आदमी की समझ बूझ के लिए, वो सारे सवाल हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आई नो कि आपके पास जो चैलेंजेस हैं, और ये काफ़ी बड़ा एजेंडा है जिसको लुक आफ्टर करने के लिए आप को लाया गया है, हुकूमत का हिस्सा बनाया गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत लोग आते जाते रहे, जैसे मैंने कहा गिनती भी हम भूल गए हैं कि कितने लोग आए कितने लोग गए। FBR में प्रॉब्लम क्या है? FBR के अंदर मसला है, FBR के निज़ाम में मसला है, या जो FBR जिन लोगों के साथ ऑपरेट करता है उस फ्रीक्वेंसी में कोई मसला है, उस इक्वेशन में मसला है? बहुत शुक्रिया तंजीला। देखिए, मसाइल की नौइयत तो मुख्तलिफ़ नौ और कई दायरों में फैली हुई है, और किसी एक बात को लेकर हम नहीं समझ सकते कि ये मसला है, अगर ये हल हो गया तो सारी बातें जो हैं ख़त्म हो गई। हमारे पास टैक्स बेस भी कम है। हमारे टैक्सेस, अगर हम अपने रीजनल टैक्सेस की रेट्स वगैरह को देखें, वो हमें निस्बतन ज़्यादा लगते हैं। फिर हमारे निज़ाम में पेचीदगियाँ बहुत हैं, और इन पेचीदगियों की वजह से हमारी रैंकिंग इतनी ख़राब है। अभी ताज़ा तरीन वर्ल्ड बैंक की कंप्लाइंस के हवाले से, डूइंग बिज़नेस में टैक्स कंप्लाइंस के हवाले से हमें जो रैंकिंग मिली है, जनूबी एशिया के अंदर नेपाल है, इंडिया है, भूटान है, और दीगर ममालिक है, बांग्लादेश है। हम न सिर्फ ये कि सबसे कम हैं, बल्कि कमी भी ऐसी जिसमें हर किसी को शर्मिंदगी हुई। हमारा 10 नंबर है, और बाकी लोग जो हैं वो अगर हमसे जो नेक्स्ट लेवल भी है वो 40 के अंदर है, 45 के अंदर है, और नेपाल बहुत बड़ा गया। अच्छा, और ये दो उन्होंने जो हैं इसमें इंडिकेटर्स लिए कि आपको इनकम टैक्स की अदायगी के अंदर कितना वक्त लगता है, और अदायगी के दौरान अगर कोई ख़ता हो गई उसकी इस्लाह के लिए कितना वक्त लगता है। एक इनकम टैक्स, इसी तरीके से शायद कस्टम्स वगैरह या सेल्स टैक्स के सिलसिले में, और दोनों जगह जब हम जमा करते हैं अपनी इस हैसियत को, तो हमारी ये स्टैंडिंग आती है। तो इन्हें एक हमागीर मसला है जिसको हमें लेके चलना होगा। अगर मैं आपसे प्रायोरिटी के हिसाब से बिल्कुल, तो तरजीहात में बताता हूँ कि सबसे पहला जो मसला है, अगर मसाइल की आप लिस्ट बनाएं तो बड़ा मसला क्या है, पहला मसला जो आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, उसमें भी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, 3-4 चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी 3-4 चीज़ों में नंबर 1 वो हम टैक्स बेस बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, और मैं आपको बताऊं कि ये आम लोग भी क्योंकि हमारा प्रोग्राम देखते हैं, टैक्स बेस बढ़ाने से मुराद क्या है? आप कुछ नए सेक्टर्स को लाना चाहते हैं, और वो सेक्टर्स 70 सालों में क्यों नहीं आए, टैक्स बेस का हिस्सा क्यों नहीं बने? बहुत अच्छा। देखिए, इसमें नए सेक्टर्स की अभी बात नहीं कर रहा मैं, अफराद की बात कर रहा हूँ, कंपनियों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ख़रीद व फ़रोख्त के अंदर जो है जो हिस्सेदार है। एक ख़जाना मालूमात का जो है वो मेरे पास है, और मैं बताता हूँ कैसे है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमारे पास इस वक्त 27 लाख रिटर्न्स आ रहे हैं। उन 27 लाख में से 10 लाख कहते हैं कि हमारी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। अच्छा, अच्छा, मैंने
कहा अपने साथियों से कि भाई ये देखें कि ये 10 लाख जो कह रहे हैं कि हमारी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, कहीं इनका विदहोल्डिंग टैक्स तो नहीं कट रहा? 20 अरब रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स कट रहा। अच्छा, कोई ये कहे कि मेरे पास टैक्सेबल आमदनी नहीं है, और जब मैं ये देखूं कि भाई इसका तो ख़र्चा इतना ज़्यादा है और कम से कम जो है 6 लाख रुपए तक का इसका ख़र्चा आ रहा है मेरे सामने, तो मेरे लिए ये लाजिम है कि मैं उनसे सवाल करूं कि जी मेरे पास ये मालूमात हैं कि आपका इतना विदहोल्डिंग टैक्स इन मौक़ों पे कटा है, आप मेरे रिटर्न को नहीं फाइल कर रहे, मेरे पास आपका रिटर्न नहीं है, आप आइए। एक यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, आप जाहिर है आप पहले भी सेक्रेटरी ख़जाना रहे हैं, आप पाकिस्तान की मईशत को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, वजह क्या है? अगर मैं अभी आपको मुआवन खुसूसी वाली कुर्सी की हैसियत से ना पूछूं, वैसे पूछूं, आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे सिस्टम को देखते हुए, क्यों नहीं लोग रिटर्न फाइल करते? नहीं, पहले तो ये देखें ना कि लोग समझते हैं कि टैक्स नेट में कौन जाएगा, बच सकते हो तो बचो, अगर आन के कोई पकड़ लेगा तो चलो डाल देंगे, एक ये मफरूज़ा हो सकता है। क्या एफबीआई का सिस्टम इतना गंदा है? मैं चक्कर लगवाते हैं, क्या करते हैं? वो भी एक है। देखिए यकीनन, मतलब ये मेरा कहना कि नहीं वो लोग सब वहाँ पर जो है कोई मुश्किलात पैदा नहीं करते, ये गलत होगा। वह हम उसकी तरफ भी आते हैं, पहले एक दर्जा हम चले ना इस बात को। जी बिल्कुल। देखिए ये टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले हमारे पास, हमारे मुल्क में ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। अब डॉक्यूमेंटेशन का ये आलम है कि जिसके पास CNIC नहीं है वो तो एक मुश्तबा शख्स है, जिसके पास CNIC ना हो वो एक मुश्तबा शख्स है। क्योंकि आज हमारे यहाँ न सिर्फ ये कि हमारे पास है, हमारे घर में कोई औलाद आती है तो फ़ौरन जाके फॉर्म भी बनवाते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं, सारा कुछ। अच्छा, तो इतनी बड़ी अब हमारे पास बैकबोन हो गई हमारे CNIC की, और हमें फ़ख्र होना चाहिए नादरा जैसा इदारा है जो इन मालूमात को बहुत ही मेहनत के साथ जमा कर रहा है, और वो हर वक्त जो हैं मौजूद हैं तस्दीक करने के लिए। हर जगह जहाँ अच्छी खासी परचेज़ हो रही है, गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, घर परचेज़ कर रहे हैं, CNIC दिखाना ज़रूरी, बगैर उसके ये काम नहीं हो सकता। और मैं, क्योंकि ये मालूमात आ रही हैं CNIC के ज़रिए से विदहोल्डिंग टैक्स की, उसके अलावा हमने जाकर उन तमाम इदारों के साथ मुआहदात कर लिए हैं। मिसाल के तौर पे रेवेन्यू अथॉरिटी है पंजाब की, सिंध की और बलूचिस्तान की सूबों की, उनसे कर लिया। वहाँ के KDA, CDA, LDA इन लोगों से कर लिया। वहाँ की जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमने कर लिया। आप जाएं, कार ख़रीदें, और अगर कोई टैक्स उसमें दिया भी नहीं है आपने, तो मुझे ये मालूमात हासिल हो जाएंगी कि आपने ये गाड़ी ख़रीदी। आपके लिए ये अब मुमकिन नहीं, कोई जाके प्लॉट ख़रीदें, कोई जाके घर ख़रीदें, और अगर कहीं पे किसी किस्म का खला है, कोई गैप है इसमें, वो मैं पूरा कर रहा हूँ तुंदही के साथ। और हम इस मुल्क के अंदर बहुत करीब हैं कि सेल्स टैक्स का सिर्फ एक फॉर्म हो, और वो चाहे सूबे का हो या वफाक का हो, और उसकी वजह से जो है हम दोनों को बड़ा फ़ायदा होगा। तो देखिए, एक तो आपके सवाल का जवाब ये कि पहले क्यों था, पहले यूँ नहीं था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी। और मैं आप जितनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ टैक्स ब्रॉडनिंग की, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन है। तो जो वो बायोमेट्रिक्स आया, वो सारा आया, उसकी वजह अभी से। तो मैं बायोमेट्रिक की तरफ जा ही नहीं रहा, सिर्फ मैं CNIC की करामात आपके सामने रख रहा हूँ। CNIC, फिर एक और चीज़ है कि मेरे पास खुद लोग आन कर जिन्होंने नेशनल टैक्स नंबर लिया है NTN, उनकी तादाद 7.4 मिलियन की है, और मैंने आपको बताया 2.7, तो अब आप देख लीजिए 3.7 मिलियन वो लोग हैं जिन्होंने NTN नंबर किसी मौके पे लिया और उन्होंने उसके बाद मुड़ के नहीं देखा, और हमने भी कुछ नहीं पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आए वापस। दूसरी बात, अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूँ। फिर भी ये रेशो बहुत कम नहीं? ज़रा अब मैं आता हूँ आपका, ज़रा देखें, मैंने आपसे कहा ना दर्जा ब दर्जा चलिए, और ये बड़ी अच्छी बात हो रही है, आपके सामीन को, नाजरीन को बहुत ही अहम तरीन में मालूमात फराहम कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। दावत भी दी यहाँ पे। अब देखिए, मेरे पास ये दोनों चीज़ें तो मेरी अपनी थी, जो मैंने आपको बताया 27 लाख वाला, 10 लाख वाला, और अब ये कोई जो आपको मैंने 64 लाख वाला बताया। अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूँ। जो मेरे पास डेटा है इन तंजीमों के साथ मुआहदात की वजह से, जो
मेरे पास आन के कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, उनके पास हो रही है और वो डाटा शेयर शेयर हो रहा है। उससे मेरी तादाद निकली 89 लाख की, 8.9 मिलियन लोगों की। अब मैं 1.5 मिलियन एवरी, ये 3 साल का मैंने ढूंढी है सारी ट्रांजैक्शंस, उसमें मुझे 8.9 मिलियन मिली। 1.3 रिटर्न्स आ रहे हैं, 7.4, 74 लाख अफराद तो मेरा हदफ हैं इस पर मुहिम के दौरान, कि जो सिस्टम में कहीं ना कहीं आए मौजूद हैं, लेकिन ट्रेस नहीं हो रहे थे। नहीं, अब ट्रेस भी हो जाएंगे। यानी कि आपने नहीं ट्रेस किया अब तक, हमने जो अपना हदफ मुकर्रर किया उसमें सबसे पहले हम ये कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता अच्छा, मैं इस दिलचस्प बात पे आऊँगी ज़रा, हम क्योंकि आपको पता है ब्रेक भी ब्रेक लेनी भी है, लेनी एक ब्रेक लीजिए। लेते हैं जी। हम बात कर रहे हैं मुआविन खुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद खान साहब से, और क्यों पाकिस्तान में टैक्स बेस में लोग नहीं आते, टैक्स नेट का हिस्सा क्यों नहीं बनते। और अब जब हुकूमत बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही है कि हमने टैक्स बेस को भी बढ़ाना है, नए सेक्टर्स को भी शायद ऐड किया जाएगा, टैक्स की शरह के ऊपर जो तनकीद है उसको भी इन्होंने एड्रेस इवेंचुअली करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो भी आवाम के ऊपर लोग एक तासुर लेते हैं, बहुत बोझ पड़ रहा है। वो भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वकार मसूद खान साहब से, जो कि मामले खुसूसी हैं बराए रेवेन्यू। डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये बड़ा दिलचस्प बताया कि एक बात रह गई है इसमें, मैं वापस आती हूँ, लेकिन हम एक रिकैप भी देते हैं। आप कह रहे हैं जी कि 8.99 लाख लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ने NTN नंबर लिया, किसी ने ट्रांजैक्शन की, वो पार्ट है इकॉनमी। मेरे पास ठीक हो गया, ठीक है जी। और अभी हमारी टैक्स बेस क्या है? सिर्फ 27 लाख, जिसमें से 17 लाख लोग जो हैं वो टैक्सेबल इनकम दिखा रहे हैं। सिर्फ 17 लाख। अच्छा, अब देखिए, मेरी इस वक्त इस पे नज़र नहीं है कि कोई 1 रुपया देगा, 2 रुपया टैक्स देगा। पहले मेरी नज़र ये कि जिसके जितना टैक्स देना है वो दे दे आन का। ठीक है। हम किसी से उसकी हैसियत से ज़्यादा टैक्स तो मांग नहीं सकते, कानून है। अब मैं आपको एक और ऐसी दिलचस्प बताता हूँ बात, और तमाम नाजरीन वगैरह आपके नाजरीन भी आपके इस इत्तला से आगाह हो जाएंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर 98 मिलियन, 98 मिलियन, लेट्स इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 10 करोड़ मेरे पास डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी कार्ड्स पर CNIC के ऊपर सिम्स शाया हुई हुई, वो मेरे पास सारे रिकॉर्ड। लेकिन वो तो अब देखें ना, एक CNIC पे 5 भी हैं, वो आपको निकालना। एवरेज 3 है, ये 30 करोड़ पर चला जाएगा। अच्छा, मैं 10 करोड़ पे बता रहा हूँ कि जिनके ऊपर जितनी भी हुई हैं वो एवरेज 3 है। तो ये 10 करोड़ वो अफराद हैं जिनको सिम शाया हुई भी है उनके ID कार्ड के ऊपर। ये CNIC नंबर्स हैं 10 करोड़। यानी 10 करोड़ अफराद के पास टेलीफोन है, और ये जो है टेलीफोन जो है इस पे एक बंदे को 3 भी हो सकती है, वो अलग बात है। अब आप सिर्फ इधर आ जाइए, आप इसमें से देखिए, कोई रेडी वाला है, कोई मजदूरी वाला है, कोई घर में आया है काम करने वाली, सबके पास फ़ोन होगा। हाँ, कोई बिल्कुल घर में है, फारिग बैठा है, उसके पास ये मेरा मतम नज़र है भी नहीं। बदकिस्मती से इस वक्त वो बेचारे भी जो हैं टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि छोटा मोटा कट जाता है जिस वक्त आप देते हैं उस पर से विद होल्डिंग टैक्स। अब इनमें से तो कोई टैक्स पेयर है नहीं इनकम टैक्स, वो आन के रिफंड भी नहीं ले सकता। लेकिन जब 10 करोड़ अवाम एक ऐसी सहूलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी का जुज़्व ला यनफुक बन चुका है, तो मतलब उन तक हमें पहुंचने में कितनी देर लगती है? कोई देर नहीं लगती। तो आपको 89 का हदफ बताया, तो यहाँ से मुझे एक तो मेरे पास वो जो पहले मैंने सबसे बताया आपको 8 मिलियन लोग जो नॉन टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, उनकी जाके मैंने 20 अरब की ट्रांजैक्शन निकाल ली, उनका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है।
लेकिन जो बंदा सिर्फ अपना CNIC इस्तेमाल करके कोई विद होल्डिंग टैक्स देता है, उसकी सारी मालूमात मेरे पास नहीं, लेकिन उसके CNIC के अगेंस्ट फ़ोन नंबर मुझे मालूम हो गया, और मैं नादरा के साथ काम कर रहा हूं और उनसे कह रहा हूं कि मुझे उनका ईमेल भी दे दीजिए। मैं इन सब तक पहुंचूंगा और उनसे कहूंगा कि बता दीजिए आप क्यों नहीं है मेरे फाइलर। अच्छा, जो एक और आम आदमी का जो बुनियादी सवाल है, आप हाँ। टैक्स बेस का पूरा आपने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया कि कैसे बढ़े। आम आदमी को ये क्यों लगता है कि जैसे ही मैंने रिटर्न फाइल किए, जैसे मैं टैक्स पेयर बना, मेरी ज़िंदगी तो अजाब हो जानी। बिल्कुल ठीक। हमारे अपने सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स थे, हमारे कवानीन में भी थे, यहीं से टिप्स, शायद FBR से टिप्स मिलती होंगी कि टैक्स बचाना कैसे है। हो सकता है ये भी हो, लेकिन देखिए बात ये है कि हमने इस निज़ाम को सहल बनाना है। अब ये जो हम इब्तिदा कर रहे हैं, इसमें लोगों के पास जब उनको आगाही होगी और हम कहेंगे कि जी हम पहुंच गए हैं आप तक, हमें मालूम है आपके पास क्या है, उनको फ़ायदा क्या होगा टैक्स देने का? वो कहते हैं हमें क्या फ़ायदा है, ये तो हुकूमत तो लेके खा कानून नहीं, देखिए टैक्स तो कानून की जिम्मेदारी है। कोई ये नहीं कह सकता कि हुकूमत खा जाती है मेरे पैसे लिहाजा मैं टैक्स नहीं दे रहा। मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ। नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं किसी से टैक्स का तकाजा नहीं कर रहा अगर उसकी काबिल टैक्स आमदनी नहीं है। जिसकी काबिल टैक्स आमदनी है, कानून के तहत ये उसकी जिम्मेदारी है और मेरा ये इख्तियार है कि मैं उससे सवाल करूं और कानून ने जो राहें मुतय्यन की हैं कि टैक्स रिकवरी कैसे होगी उस पर चलूं। अच्छा, एक मिनट के लिए आप रेवेन्यू से हट के बताइए कि जब आप टैक्स पेयर्स की जो रकम है जो रियासत के ख़जाने में आती है, आम आदमी का तो बुनियादी तकाजा ये है, वो बाहर की दुनिया की मिसालें भी इसीलिए देता है कि वहाँ पे लोग टैक्स इसलिए देने चले जाते हैं, उनको पता है हमने टैक्स दिया है, हमारे लिए ये फ़ायदे हैं। पाकिस्तान में तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। वो चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई हैं, वो भी कहीं ना कहीं इतना खर्चा, इतना बोझ अवाम पे आ जाता है। अट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखें, एक तो है आप डाटा की मदद से आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, लेकिन सारी दुनिया में लोग वॉलंटरली आके देते हैं ना, रज़ाकाराना तौर पे। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी अट्रैक्शन है? आप समझते हैं हमारे सिस्टम में इतनी सख्त है, हमारी इकॉनमी में इतनी सख्त है कि हम ऑफ़र करें कि भाई आप टैक्स देंगे, आपका ये क्योंकि देखें ना, जो इनकम टैक्स है ये तो एक तरह से ज़बरदस्ती कट जाती है ना, आपको तनख्वाह आती है उसमें ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स डिडक्शन हुई भी होती है। शायद अगर यहाँ पे भी आप वॉलंटरीली छोड़ेंगे तो कोई भी नहीं देगा। ये तो अमेरिका में भी कोई नहीं देगा। अच्छा ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब देरीना बहस है। और अमेरिका के अंदर बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं आपस में और कहा है कि आप रज़ाकाराना करें उसको, लेकिन विद होल्डिंग के ज़रिए ही जो है सारा टैक्स का बड़ा हिस्सा आता है। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपसे एक बात करता हूँ, अगर लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल है तो लोग ऐसे रहनुमा भेज दें जो इनकम टैक्स का कानून बदल दें, सेल्स टैक्स का कानून बदल दें। ये इस तरीके से तो देखिए, जब कानून है तो कानून पे अमल करना होगा ना। इस वक्त कानून है लेकिन उसका इन्फोर्समेंट नहीं है, उसका नफाज नहीं है। जो अब कानून है वो डॉक्टर वकार मसूद खान अपनी ज़िंदगी के पूरे तजुर्बे से उस कानून को कैसे एवेल्यूएट करते हैं? अच्छा कानून है? नहीं, देखिए उसके अंदर जो खराबियां हैं, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, कल की बात है ये। एक कानून था हमारा इनकम टैक्स के अंदर कि जिसने रिटर्न को जो लास्ट डेट है उसके बाद फाइल किया तो 100% ऐसे लोग जो हैं उनका ऑडिट होगा। ठीक है। और वो बड़े 12 लाख लोग जाके फंस गए। पहले ही मैंने आपको बताया 15 लाख तो कुछ हैं ही लोग, या फंस गए जाकर उसमें। अब पिछले 5 साल से उसकी प्रूनिंग हो रही है, वो अभी भी 3 लाख थे। कल हमने फैसला किया है कि ये 3 लाख लोग जो हैं एक बहुत ही छोटे से डिक्लेरेशन या कोई उनके मुतालिक मामूली सी जांच पड़ताल करके उन्हें फारिग कर दिया जाए। हम और फिर वो कानून भी हमने ख़त्म कर दिया इस साल, जिसके तहत ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो आप ऑटोमेटिकली ऑडिट के अंदर आ गए। हमारी ऑडिट की कैपेसिटी भी बहुत कम है। फिर मैं आपसे और अर्ज़ करूं तंजीला कि देखिए ना, हमारे पास अगर 100 लोग होने चाहिए FBR के अंदर, उसकी सर्विसेज के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ 69 थे। 31 हमने खाली छोड़ी हुई है किसी भी वजह से, उनको भर रहे हैं ताकि हमारे लोग आ जाएं और जो ये इन्फोर्समेंट वाला काम है उसको कर सकें। उसके अलावा अगले कदम पे हम जाकर, अभी देखिए हमारे पास 65 विद होल्डिंग टैक्सेस हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मसला जो है
अच्छा, अब आप सुनिए ना, उन 65 में से 20 विदहोल्डिंग टैक्स मुझको आमदनी दे रहे हैं विदहोल्डिंग की 94%, बाकी 45 सिर्फ 6% देते हैं। 2 हिस्सों के अंदर इंशाल्लाह सबको ख़त्म कर देंगे, ये विदहोल्डिंग टैक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, अब आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, अब इस आम आदमी का मैं बताऊं, आम आदमी तो इस वक्त टैक्स दे नहीं रहा। जो लोग टैक्स नेट में हैं उनकी आसानी देखिए, यानी कि जब विदहोल्डिंग टैक्स लगता है तो मतलब एक जिम्मेदारी मैं उस पर डाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप जो हैं एक कोई बुटीक चला रही हैं और आपको कोई जो भी कोई फराहम कर रहा है चीज़ें, उस पर आपको इनकम टैक्स काटना है। अगर मैं वो विदहोल्डिंग टैक्स, इतनी मुश्किल होती है उसको जमा कराने में कि जी काटो भी, और फिर बर वक्त जो है जाकर बैंक में भी जमा करा दो, और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन रखो, कभी भी आनकर इसका ऑडिट हो जाएगा। ये सब आसानियाँ हो जाएंगी। ऐसे छोटे छोटे जितने विदहोल्डिंग है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, बड़े वाले जो है 20 वो बाकी रहेंगे। अच्छा, एक तासुर ये भी है डॉक्टर साहब, इन 2 सालों में लोग ये, अब मुझे आप इसकी वजाहत भी करें। मैं डेविल्स एडवोकेट नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आम लोगों के तासुरात की बात करें जो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। जैसे किसी ने फ़ोन कार्ड लिया, इतना सारा टैक्स उसका कट जाता है और उसको कोई उसका फ़ायदा नहीं है। वो किसको फ़ायदा है ये भी नहीं लोगों को पता। इसी तरीके से आप जो भी ख़रीदारी करने जाते हैं बहुत सारा आप टैक्स दे के आते हैं, लेकिन कहीं आपको वो किसी किस्म के किसी फ़ायदे में आपके नहीं है। किसको फ़ायदा हो रहा है लोगों को ये भी नहीं पता। बैंक की ट्रांजैक्शंस, हमारे तो फॉर्मल बैंकिंग में वैसे इतनी थोड़ी परसेंटेज लोगों की इनरोल्ड है और रजिस्टर्ड है, इसके बावजूद भी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के ऊपर खबरें ऐसी आती हैं कि अच्छा जी अब 500 रुपये की ट्रांजैक्शन के ऊपर भी होगा, 1000 के ऊपर भी होगा, 50,000 पे भी होगा। ये चीज़ें कोई परसिस्टेंट पॉलिसी क्यों नहीं है? हम फ्लक्चुएट होता देखते रहते हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो मैं अर्ज़ करूं कि जो विदहोल्डिंग टैक्स था ना, कैश विड्रॉवल वगैरह के, वो ख़त्म हो गया। स्टेट बैंक ने कोविड के मौके के ऊपर ये जो बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे चार्ज कर रहे थे वो भी ख़त्म कर दिए हैं। अगर कोई है और आपका कटता है मुझे बता दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा कि वो चीज़ ना हो। ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई नहीं, ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई नहीं। लेकिन देखिए, सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। हमारे यहाँ अब सिर्फ 2 ही टैक्स हैं, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कंजम्पशन के ऊपर है, लेकिन कंजम्पशन जो उस आमदनी से किया जा रहा है जिसको पूरी तरीके से टैक्स नहीं किया जा सका है, या दोनों को मिलाकर, यानी इवेंचुअली सेल्स टैक्स भी जो है, मतलब इसकी इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि एक ऐसा सेल्स टैक्स जो वैल्यू एडिड मोड में हो, हर स्टेज पे लगता जाए, वो बराबर है कि इनकम टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स के बराबर हो। तो वो देखिए ना, मतलब हमारे पास इनकम होगी और आपको अगर सेल्स टैक्स पसंद नहीं है तो आप खर्चा ना करें। आपको अगर सेल्स टैक्स पसंद नहीं, आप खर्चा ना करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। अच्छा, कुछ पुराने ऐसे इश्यूज हैं, जैसे हम कहते थे ना जी कि ज़राअत इतना बड़ा हमारा सेक्टर है और उसके ऊपर उस तरीके के टैक्सेस नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो बिजली है, गैस है, इनके ऊपर टैक्सेस की शरह के ऊपर भी लोग बड़े परेशान होते हैं। तो डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे कि क्या ये जो माजी के इतने पुराने इश्यूज़ हैं, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी थी और क्या हम दुरुस्त कर सकते हैं, या बस हम ये थोड़े से ही टैक्स बेस पे खुश रहेंगे कि बस इतने लोग आ गए तो काफ़ी हमारे लिए? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आखिर में अब हम बात करेंगे जो कुछ परसेप्शंस हैं और स्पेशली एग्जाम्पशंस के हवाले से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोग कहते हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी परसेप्शंस हैं, बहुत सारी मिसपरसेप्शंस हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन है, किस तरीके से आप समझते हैं कि जो एग्जाम्पशंस का, टैक्स एग्जाम्पशंस का मामला है, उसको आप सॉल्व करेंगे और क्या कर पाएंगे सॉल्व या नहीं कर पाएंगे? देखिए, कोई हम झटके वाला काम नहीं करना चाहते, कोई नी-जर्क रिएक्शन नहीं होगा। एक निहायत सोच विचार के बाद
मरहलावार ये काम करेगी। अच्छा, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो मामलात थे उसमें भी पिछले दिनों में ऐसा लग रहा था कि मुख्तलिफ सेक्टर्स को फ़ायदा देने के लिए कुछ फ़ैसले हुए, जैसे गाड़ियों का था, वो लोग कह रहे थे कि कुछ ख़ास कंपनीज़ को फ़ायदा मिल रहा है, और उसमें हुकूमत के अंदर जो लोग थे उनके ऊपर भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो रही थी, जो कि वो भी मामले ख़ुसूसी ही हैं वज़ीर-ए-आज़म की टीम के अंदर, उस पर क्रिटिसाइज़ हो रहा था। यू थिंक कि ये जब पॉलिसियाँ बन रही होती हैं तो आइसोलेशन में ना बने, इकट्ठे बने, ताकि पता चले कि इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है एक मामले ख़ुसूसी जाएगा, वो अपने किसी डिपार्टमेंट के हवाले से कोई पॉलिसी अप्रूव कराएगा, हो सकता है वो पॉलिसी आपकी पॉलिसी से कॉन्ट्राडिक्ट करती हो या ओवरलैप करती हो या डैमेज कर रही हो ओवरऑल सिचुएशन को, तो हाउ यू थिंक ये एड्रेस हो सकता है? हम सारी बातें जो ये कोई साइलोज में काम नहीं कर रहे। ठीक है, हम इकोनॉमिक मिनिस्ट्री सब के सब मिलकर बिल आखिर जो हैं इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में होते हैं और फिर कैबिनेट में जाते हैं। तो यानी इस तरह का कोई अमल कि जनाब किसी ने किसी दूसरे को मालूम हुए बगैर कोई काम कर दिया, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब तो एक हमारा कस्टम्स के हवाले से टैरिफ बोर्ड भी बन गया है, ठीक है, जिसके कॉमर्स मिनिस्टर उसकी सदारत करते हैं, और नेशनल टैरिफ कमीशन जो है वो उसका एक तरह से सेक्रेटेरिएट है, वो काम करके लेके आता है। और उनका काम ही ये है, ये देखना कि भाई कोई जो जितना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है या उससे ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं सही सिमत में है। गवर्नेंस के मामलात, हम जब गवर्नेंस के मामलात में देखते हैं, जो सबसे चीज़ लैक करती है वो ये है कि एडॉकिज़म बहुत ज़्यादा हमारी पॉलिसीज़ में, और ज़ाहिर है माजी में भी आपसे बहुत सारी नशिस्त होती रही इन इशूज़ के ऊपर। पाकिस्तान को कोई, आपको लगता है कि इकॉनमी के ऊपर किसी नेशनल नैरेटिव की, नेशनल पॉलिसी की, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के वंस फॉर ऑल कुछ चीज़ें तय करने की ज़रूरत है, या बस हम लड़ते झगड़ते रहेंगे? कभी किसी कानून के ऊपर हम लड़ पड़ेंगे, किसी पे राज़ी हो जाएंगे, किसी टैक्स पे हम खुश हो जाएंगे, किसी टैक्स के ख़िलाफ़ हम मुजाहरे करेंगे, यही कुछ करते रहेंगे? देखिए तंजीला बिल्कुल सही है, बैठकर कुछ चीज़ें तय कर लें, ताकि कई जगह उलझन होती है। मिसाल क्या चीज़ें तय कर लें? फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन के मामले पे हमेशा सियासत होती है। प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले वो है कि इस पर एक इत्तफाक राय हो जाए कि भाई क्या चीज़ लेके जो है आगे बढ़नी है। मेरे ख्याल में इसके अलावा आप यकीन जाने, गो के लड़ाई झगड़े और सामने आपको चीज़ें नज़र आएँ, पिछले 3 दिहाइयों से मईशत एक ही सिमत में जा रही है, एक ही सिमत में जा रही है, एक ही सिमत में जा रही है। मैं एक ग्लोबल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। वो क्या है सिमत? हुकूमत सिमट रही है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा जगह दे रही है कि आइए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप कीजिए। अच्छा, अब जब अगर आप ऐसा माहौल लेके आना चाहते हैं तो आपकी रेगुलेटरी कैपेसिटी उसके मसावी होनी चाहिए। वो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, वो इदारे बन गए, ओगरा बन गया, नेपरा बन गया, पैमरा बन गया, पीटीए बन गया, सीसीपी बन गया, एससीसीपी पहले से मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि मतलब कुछ ना कुछ कमी रह गई इनकी कारकर्दगी के अंदर। अगर वो इंडिपेंडेंट इदारे होते इन लैटरल स्पिरिट तो शायद बेहतर होते। मेरी अर्जी है कि वो मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से उनके अंदर जो है वो ये कह सकते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। सुबह से शाम तक जो काम, देखिए यकीनन कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात हो जाती होगी, लेकिन स्टेट बैंक बिल्कुल आज़ाद है, एससीसीपी आज़ाद है। कैपेसिटी के कोई वो ये नहीं पूछता कि जनाब मतलब मैं फ़लाँ को रजिस्टर कर लूँ या नहीं कर लूँ, या फ़लाँ को नोटिस दे दूँ या नहीं दे दूँ। मैंने तो इतने अरसे कॉमर्स, मैं उनका हेड हुआ करता था, उनका भी, स्टेट बैंक का भी और कंपटीशन कमीशन का भी, ये सब मेरे मातहत इदारे हुआ करते थे। तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं है, लेकिन वहाँ की सलाहियत बढ़ने की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की वहाँ पे बहुत। एक आखिरी कमेंट, आप ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे भी, अब पता नहीं है या नहीं, पहले आप सोशल मीडिया पे भी थे, और आपको पता है सोशल मीडिया पे जो पोस्ट चल रही होती हैं वो हर पाकिस्तानी पे इतना कर्जा है, और अब हुकूमत ने ये फैसला किया उसके बाद हर पाकिस्तानी के ऊपर कोई 2-4 लाख रुपये कर्जा और बढ़ गया। कर्ज़ों की सूरत हाल पाकिस्तान में कभी बेहतर हो सकती है? नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होगी, और हो रही है। कैसे? देखिए ये जो गैर मामूली इजाफ़ा हुआ पिछले 2 साल के अंदर, उसमें एक एक्सेप्शनल डिवैल्यूएशन हो गया। इतनी बड़ी तादाद के अंदर कभी माजी में डिवैल्यूएशन नहीं हुआ रुपए की और डॉलर के साथ।
ठीक है। ठीक है, एक। दूसरा ये कि इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ एक ही साल के अंदर 6% से 13.25% के ऊपर इंटरेस्ट लेके चले गए। कौन लेके गया? चलिए, मतलब ये एक अलग बहस है। पहले मैं सिर्फ हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ, उसमें जाकर हम तफ्तीश भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेके चले गए एक साथ में। भी गलत फैसला था। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ उसके असरात क्या हैं। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। अब उसका असर ये हुआ कि 1500 अरब रुपए की आपकी डेट सर्विसिंग थी 17-18 के अंदर, जो पहले 2000 अरब की हुई, 3200 और अब 2700, 2800 या 2900 की तरफ जा रही है। अब आप बताएं ना कि कितना बड़ा हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 7% के ऊपर इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी कम हो गई, क्योंकि बारो तो गवर्नमेंट ही करती है इस रेट के ऊपर, और कौन बारो करेगा। बैंकों को फ़ायदा हुआ, खूब फ़ायदा हुआ है। तो अब इन तमाम चीज़ों में हुकूमत मोहतात है और फूंक फूंक के कदम रख रही है। कोविड आया, अल्लाह ताला ने हमको महफूज रखा, हमारी मईशत भी जो है मुतासिर हुई, लेकिन बर वक्त हमने 1200 अरब रुपए का पैकेज भी था, स्टेट बैंक ने भी कोई 150 अरब रुपए का, 150 यानी 1.5 ट्रिलियन की जो है उन्होंने भी फाइनेंसिंग की, ताकि लिक्विडिटी ना मुश्किल में आए। तो यदि फिर हम लोगों तक पहुंच गए, 16 मिलियन लोगों को हमने जाके घर पे कैश पकड़ा है। ठीक है जी, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया में पहले क्वार्टर के अंदर 29% आउटपुट गिरा है, 29%। हमें हमारा एस्टिमेट जो अप्रैल में आया था वो -0.4 था। सही। तो लिहाजा हम पे इतना बड़ा वबाल नहीं आया। क्या वबाल आया कि हमारी मईशत रुक गई, ग्रोथ नहीं हुई। और ग्रोथ तो शायद माजी में भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जब तक आपने वहाँ पे नहीं फोकस करना चीज़ें ऐसे रहेंगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आई नो यू हैव अ लॉट मोर टू शेयर विद अस, तो हम आपको दोबारा किसी वक्त ज़हमत देंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही जी। टैक्स बेस को, टैक्स कलेक्शन को कैसे बेहतर किया जा रहा है, डॉक्टर साहब ने कुछ वो इकदाम जो वो कर रहे हैं इस वक्त, जिन चीज़ों पे काम हो रहा है उन्होंने वो शेयर किया, और यकीनन वो समझते हैं कि हुकूमत इस हवाले से बेहतर फ़ैसले करेगी। विद होल्डिंग टैक्सेस भी ख़त्म होंगे, एग्जेम्पशंस को भी कम करने की कोशिश की जाएगी। बट जो टेक अवे है इस प्रोग्राम से वो यही है जी कि डॉक्टर साहब के ख्याल में इकॉनमी राइट डायरेक्शन में जा रही है। स्लो है, ग्रोथ बहुत कम है, जब तक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी ज़ाहिर आपकी इकॉनमी को वो बूस्ट जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। बट आज के लिए इतना ही, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।